सब्सक्राइब करें सिविल वर्क्स को और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। Hello friends, welcome back to yet another video in which I will tell you about the strength of material, important question that were asked in जो हमारे एसएससी जेई में गेट में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर को हो या कोई भी डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम्स हो जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस वो मैं एक सीरीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये सब मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी जेई हो, तो वो मैंने सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, आज मैं पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आती है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो। ये बोलता है कि द जो पॉइजन रेशो है जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ तक रहती है। तो म्यू की वैल्यू जो होती है वो हमारी जनरली 0 से लेके 0.5 तक रहती है। किसी किसी केस में ये माइनस में भी जा सकती है, जैसे एग्जाम्पल कॉर्क। ठीक है, कॉर्क में थोड़ी सी नेगेटिव भी चल सकती है 0.1 या 0.2 तक, बट जो जनरली हमारी वैल्यू होती है वो 0 टू 0.5 होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा आंसर कौन सा सही है। तो पहला कहता है ग्रेटर देन 1, तो हमारी जो वैल्यू वो 0.5 तक होती है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया इसका मतलब। सेकंड कहता है लेस देन 1, तो इसका मतलब ये सही है, और इक्वल टू 1 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम। तो हमें बताना कि लेमी थ्योरम होता क्या है। तो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए लेमी थ्योरम होता क्या है। लेमी थ्योरम में ये होता है कि जो थ्री फोर्सेस होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं और एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं। ठीक है, और जो भी उनके मतलब एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच में जो साइन का एंगल होता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा ये जो डेफिनेशन है वो कौन सी पॉइंट में वैलिड है। तो ठीक है, पहला पॉइंट कहता है देयर थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहली आधी बात तो सही बोल रहा है, बट जो ईच फोर्स होती है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ एंगल से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कुछ इक्विलिब्रियम वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट तो हुआ ही नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। बट हमारा जो था कि वो एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं। ठीक है, वो ट्रायंगल वाला ऐसा कोई सीन नहीं था कि उसमें ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो डी पॉइंट क्या कह रहा है, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। आधी बात जो बोली थी मैंने वो सही थी। ठीक है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो है हमारा डी पॉइंट जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है लेमीज थ्योरम की, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, सो जो ईच फोर्स होगी इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, जो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। जो एंगल बनेगा दो फोर्सेस के बिटवीन में वो उसकी प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारा लेमीज थ्योरम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। जो हमारी एक बीम है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कब होगी, वो तब होगी जब हमारी बेंडिंग जो होती है, बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो सेम हो पूरी थ्रू आउट में। ठीक है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा आगे जाके जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूनिफॉर्म बीम बनाने के लिए हमारी जो ब्रेथ और डेप्थ है वो क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो यूनिफॉर्म बीम वो होती है जिसकी बेंडिंग स्ट्रेस सेम हो थ्रू आउट द बीम। सो आंसर इज सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ। अब इसमें देखना पड़ेगा जो तीन कंडीशंस दी हैं हमें, इनमें से तीन मैच हो रही है, एक मैच हो रही है, तीनों मैच हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है जो कैंटिलीवर है, इन अ कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर हम बना लेते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड इज डब्ल्यू एट द फ्री एंड। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है इसके डब्ल्यू में। तो आपने जो पढ़ा होगा कि जब कैंटिलीवर होता है और उसके एंड में फ्री एंड पे अगर वो डब्ल्यू लोड लगे, ठीक है, कोई डब्ल्यू लोड लग रहा है तो उसकी हमारी डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है उस टाइम पे डिफ्लेक्शन जो होती है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं उसको वो होती है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3 EI। ठीक है, तो इसका मतलब पहला वाला सही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मैच होता है कि नहीं होता। तो सेकंड कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, एक कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड है वो,
ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है एंड कंसंट्रेटेड लोड एट डब्ल्यू एट द मिड स्पैन, एक लोड लग रहा है डब्ल्यू इसके मिड स्पैन में, ठीक है। तो इस केस में हमारी डिफ्लेक्शन क्या होती है, हमें पता है कि डिफ्लेक्शन इस केस में क्या होती है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड भी सही है हमारा, फर्स्ट भी सही था, अब देखते हैं थर्ड सही है कि नहीं है, ठीक है। तो थर्ड क्या था, कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अ स्पैन इज डब्ल्यू एल क्यूब बाई 80 आई। अब ये कह रहा है कि एक कैंटिलीवर है, पहले हमारा कंसंट्रेटेड लोड लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल है जो कि होगा फोर्स पर मीटर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारी डिफ्लेक्शन क्या होती है, इस केस में हमारी डिफ्लेक्शन होती है डब्ल्यू एल क्यूब बाय 8 EI। इसका मतलब 3 भी सही है, तो आंसर क्या होगा फोर्थ का, वो होगा डी होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट कंडीशन, लोडिंग कंडीशन में डिफ्लेक्शन क्या होती है वो बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बीम इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये चलो सेम रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बट इसमें जो इसका आंसर होगा वो मतलब एक ही तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, द बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। कोई भी बीम है, ठीक है, इसको हम तभी वो कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है, जब इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, ये जो इसके पूरे जो बेंडिंग स्ट्रेस है इस बीम में वो थ्रू आउट सेम हो, जो सेम होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का होगा, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट, ये जो बीम है वो हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a property of a material by which it can be beaten into rolled into thin sheets, ठीक है। तो आपको अब दो चीज़ें याद रखना पड़ेंगी, सबसे पहले मेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है। सबसे पहले डक्टिलिटी बताता हूँ मैं, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी वो डक्टिलिटी क्या डक्टिलिटी वो चीज़ होती है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को जो टेंशन के अंदर उसको आप वायर्स की फॉर्म में बना सको। अगर आप वायर्स की फॉर्म में बना सकते हो तो उसको आप कहते हो डक्टिलिटी। वेयर एज इन केस ऑफ मेरेबिलिटी वो चीज़ होती है जब आप किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप थिन शीट्स में बना सको, थिन शीट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम शीट्स आती हैं जो आप टिफ़िन या वगैरह किसी भी फूड पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ हो सकता है, कहीं आपने देखा होगा तो एल्यूमिनियम शीट्स, तो एल्यूमिनियम इज एग्जांपल ऑफ मेरेबिलिटी। वेयर एज डक्टिलिटी का एग्जांपल क्या होगा, कॉपर एंड सिल्वर, जो आपने वायर्स देखी होंगी आपके हाउस होल्ड में, ओके। सो आंसर इज ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज forces are called coplanar when all of them are on the body line। हम जो हमारी फोर्सेज है उनको हम कोप्लेनर कब कहेंगे, कोप्लेनर हम तब कहेंगे, अब आपको वर्ड समझना पड़ेगा, कोप्लेनर कोप्लेनर कोप्लेनर, अब प्लेनर, प्लेन से क्या याद आ रहा है आपको, एक प्लेन, अब को मतलब सेम, मतलब एक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फोर्सेस हमारे सेम प्लेन में लगेंगी या फिर वन प्लेन पे लगेंगी उसको हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा है स्लेंडरनेस रेशो निकालने के लिए। तो स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर आर इज क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल कॉलम ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, तो ये हमारा आर नहीं हुआ, ये हमारा क्या हुआ, बी या डी हो गया, ठीक है। बी और डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल कितना दिया हुआ है हमें, एल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300। अब इस केस में हमें अगर आर नहीं दिया हुआ है तो हम स्लेंडरनेस रेशो कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर, ठीक है। ए आर का स्क्वायर होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई ए, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना इसको, आर आई। तो अब हमें आई निकालना पड़ेगा, आई क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर सेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वी डी क्यूब बाय 12, जो सेम रेक्टेंगल का होता है। अब इसमें हमारा बी क्या दिया हुआ है, 2.5,
हमारा डी क्या था, डी भी 2.5 था, रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 3.25। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लो बेशक। सो आई विल बी 3.25। ठीक है, अब हमारा ए निकालना है, तो आपको मैंने रिलेशन बताई थी। ठीक है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाई ए लिखा था मैंने। अब ए क्या होगा, साइड स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। ठीक है, एरिया ये आ गया। अब इसको हम आर निकाल सकते हैं दोनों से, हमें ये भी पता है ये भी पता है अब। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.25 डिवाइडेड बाय 6.25। ठीक है, जब आप उसको वो करोगे, अंडर रूट करके डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 0.52। ठीक है, 0.52 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 0.52 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.72, 0.721 आएगा। ठीक है, सो हमारा आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारी 0.721। ठीक है, अब हमारा सिलेंडर रेशियो निकलता है, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, एल बाय आर होता है। ठीक है, यही होता है एल बाय आर। अब हमने क्या करेंगे, एल हमें कितना दिया, 300 दिया, तो 300 डिवाइडेड बाय 0.721। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 14416। ठीक है, 416। तो अब ये मैच कौन से आंसर हो रहा है, ये हो रहा है डी से। सो आंसर ऑफ 8 क्वेश्चन इज डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग इज कंसिडरेबली। जो हमारी स्ट्रेस चाहिए यील्डिंग के लिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो मोर देन नेसेसरी टू कंटिन्यू इट। ठीक है, जो नॉर्मल चल रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो चल रहा है उससे लेस होना चाहिए। मोर देन दैट ऑफ नेसेसरी टू स्टॉप इट, ज़्यादा चाहिए उसको रोकने के लिए। ठीक है, लेस चाहिए उसे रोकने के लिए। पहला कहता है ज़्यादा चाहिए उसे चलाने के लिए, कम चाहिए उसे चलाने के लिए। सी कहता है ज़्यादा चाहिए इसको रोकने के लिए, डी कहता है लेस चाहिए उसको रोकने के लिए। तो आंसर क्या होगा, हमारा यील्ड पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट वो होता है जहाँ पे हम मिनिमम स्ट्रेस लगाते हैं बट जो हमारा स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब लोड कम लगे बट जो हमारा स्ट्रेस है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें स्ट्रेस चाहिए वो कम चाहिए। ठीक है, बट उसमें क्या होगी, उस वजह से जो हमारा स्ट्रेस कम होगा बट स्ट्रेन उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। क्योंकि जब हम यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम लेस स्ट्रेस चाहिए होता है बट स्ट्रेन कंसिडरेबली ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेस में भी। ठीक है, तो आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन्फ्लुएंस लाइन आर ड्रॉन फॉर स्ट्रक्चर। जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपने पढ़ा होगा वो किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए होता है, वो क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए होता है, अनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए होता है, ट्रसेस के लिए होता है, बीम के लिए होता है, या पिन जॉइंट के लिए होता है, वो किसके लिए होता है। सो आंसर है जो हमारा इन्फ्लुएंस डायग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंच और 3 इंच का एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, 2 इंच और 3 इंच आर्क में क्या होता है, 2 इंच आर्क जो होती है वो इनडेटरमिनेंट होती है अप टू 1 डिग्री। ठीक है, इनडेटरमिनेंट टू 1 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जो डी एस की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, वेयर एज जो हमारा 3 इंच आर्क होती है वो डिटरमिनेंट होती है। ठीक है, डिटरमिनेंट होती है वो, क्यों, क्योंकि डी एस जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जिसका डी एस इक्वल टू जीरो हो उसको हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस लाइन का डायग्राम आपका 2 इंच का भी बनता है, 3 इंच का भी बनता है। ठीक है, अगर आप इन्फ्लुएंस डायग्राम देखें तो वो बनते हैं ट्राइंगल और पैराबोलिक। इसमें हमारी जो वैल्यू होती है L/4H हो जाती है, इसमें हमारी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है 25/128 L/H। ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लुएंस डायग्राम जो इंडिटरमिनेंट का भी बन रहा है और डेटरमिनेंट का भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्फ्लुएंस डायग्राम जो होता है वो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बनता है।
ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का इन्फ्लुएंस डायग्राम बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रट्स आर लोड कैरिंग मेंबर ऑफ अ फ्रेम स्ट्रक्चर विच आर सब्जेक्टेड टू। जो हमारे स्ट्रट्स होते हैं, मैं इसको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं जहाँ पे वो सिर्फ एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स लेते हैं। ठीक है, अगर उसके बीच में से कोई भी न्यूट्रल एक्सिस से एक स्ट्रेस जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगी, तो वहाँ पे सिर्फ कंप्रेसिव लोड ही होगा। सो आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the CG of a plane lamina will not be at its geometrical center in case of a, जो कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, मान लो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है, सर्कल है, स्क्वायर है, तो उसके सेंटर पे कब नहीं होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ऑप्शन डी से, स्क्वायर सर्कल होगा, जो उसका लेमिना है वो कहाँ पे होता है हमारा, वो d/2 पे होता है सर्कल का। ठीक है, वेयर एज स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का हमारा y/2 या फिर d/2 कह सकते हो आप। ठीक है, या फिर b/2 जो भी कह सकते हो। इक्विलेटर ट्राइंगल का कहाँ पे होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का आपका कहाँ पे हो सकता है, वो हो सकता है आपका या तो h/3 होगा या तो 2h/3 होगा, डिपेंड कर रहा है आप बेस से कर रहे हो या फिर साइड्स, आप ऊपर से कर रहे हो बॉटम से कर रहे हो। ठीक है, वेयर एज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, इसका जो सी जी है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, इसका मतलब अगर हम इसका जो फिगर का ज्योमेट्रिकल सेंटर बनाए वहाँ पे वो लाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो इन दैट केस राइट एंगल ट्राइंगल, a CG of a plane lamina will not be geometrical center in case of a right angle triangle. ठीक है, so next question is the ratio of the moment of inertia of a circular plate and that of a square plate for a equal depth is। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक सर्कुलर प्लेट का और एक निकालना है हमें स्क्वायर प्लेट का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर क्या होता है, वो होता है 5d4/64। ठीक है, वेयर एज फॉर स्क्वायर क्या होता है हमारा, वो स्क्वायर के लिए जो हमारा वो रेक्टेंगल को होगा वही होगा, है ना, तो उसके लिए हम उसको डिवाइड कर देंगे, इसको करेंगे हम bd³ / 12 से। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड वाले फॉर्म पे लिख लेंगे तो कैसे करेंगे हम इसको, तो अब हम इसको लिखेंगे, सर्कुलर के लिए क्या लिखा था हमने, सर्कुलर के लिए लिखा था हमने πd4/64। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर दिया है तो उसको हम दोनों साइड, उसकी सारी साइड सेम होती है तो हम उसको bd³ की जगह हम bd4/12 लिख सकते हैं, क्योंकि b और d तो सेम है, b इंटू d³ से करेंगे तो d4 हो जाएगा। अब इसको हम काटते हैं तो ये 2 6 32 3 16। ठीक है, d4 से d4 गया, क्या बचा, अब आंसर क्या आएगा हमारा 3π/16। सो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट डेप्थ कांस्टेंट द विड्थ विल वेरी इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, हमारी ये कोई बीम है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की। ठीक है, कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट एंड विड्थ विल वेरी, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं जब भी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पे हमें पूछा जाए कि डेप्थ कांस्टेंट है या फिर ब्रेथ कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम एक एक फॉर्मूला याद रख लो आप, इसको होते हैं BD = 3W/FD²। ठीक है, FD है सिग्मा, F स्टैंड फॉर स्ट्रेस। ठीक है, और इधर एक्स ये क्या है, वो हमारा सेक्शन है, वो कहाँ से कट कर रहे हैं, अगर वो मिड से कट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, L/2 हो जाएगी, अगर 1/4 से कर रहे हैं तो L/4 हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, B = 3W/FD²। तो अब ये कह रहा है कि हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है कीपिंग द डेप्थ कांस्टेंट, डेप्थ कांस्टेंट हो जाएगी, तो मान लो ये डी इधर चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D = 3W√3W/FB लिख सकते हैं इंटू एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम, ये क्या होगा हमारा, जो ये होगा, जो जो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की आई, तो इसमें क्या होगा, डेप्थ जो होगी वो हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे कि ये होता है हमारा M/I
सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, तो जो हमारा जो डेप्थ थी वो किसकी कांस्टेंट आई थी, सिग्मा के। तो सिग्मा किसके कांस्टेंट है, हमारा एम के। सो आंसर विल बी ए, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक है, एक कोई कॉलम है हमारा, ठीक है, जो दोनों एंड से फिक्स्ड है। तो इस केस में हमारी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी, जो हम जिसको नोट करते हैं एल इफेक्टिव से, वो होगी 0.5। ठीक है, किसी बुक में आपको 0.65 भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही हैं इन दैट केस। सो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। सो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूँ आगे वीडियोस बनाना जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इससे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।